तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो एक बहुत ही पुराना सवाल उठाती है। क्या कोई इंसान अपनी अक्ल से, अपनी बुद्धि से अपनी किस्मत को बदल सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे एक बहुत ही मजेदार लोक कथा नसीब का लिखा में। ये कहानी है किस्मत, समझदारी और चतुराई के एक बड़े ही अनोखे रिश्ते की। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का जो पूरा सार है ना, वो बस इसी एक सवाल में छिपा हुआ है। क्या नसीब बुद्धि से भी बड़ा है? मतलब क्या हमारी जिंदगी का रास्ता पहले से ही लिखा हुआ है, या फिर हम अपनी समझदारी से उसे एक नया मोड़ दे सकते हैं? ये कहानी हमें बार बार इसी दुविधा पर सोचने के लिए मजबूर करेगी। तो कहानी हमें ले चलती है सुंदरपुर गांव। यहाँ एक बहुत अमीर जमींदार रहते हैं, मतलब उस इलाके के एक बहुत बड़े और रुतबे वाले आदमी। लेकिन वो एक बड़ी ही अजीब सी घरेलू समस्या में फंसे हुए हैं। जमींदार के बेटे मोहन की 2 पत्नियां थीं, पर मजे की बात यह है कि दोनों ही अपने ही घर में एक तरह से कैदियों की तरह रह रही थी। और वजह ये थी कि वो अपनी सास की एक बहुत ही कड़ी परीक्षा पास नहीं कर पाईं। एक ऐसी परीक्षा जो उनकी बुद्धिमानी को परखने के लिए बनाई गई थी। और अब इस कहानी में एंट्री होती है कमला की, जो इस घर की तीसरी बहू बनकर आने वाली है। और यहीं पर हमें उसकी कमाल की बुद्धि की पहली झलक मिलती है। कमला की समझदारी की सबसे खास बात है उसकी सादगी। सोचिए, जमींदार तपती धूप से चलकर आया था, बहुत ज्यादा प्यासा था। अगर वो एक साथ गटागट पानी पी जाता तो यकीनन उसकी तबीयत बिगड़ सकती थी। कमला ने बस एक छोटा सा काम किया, पानी में कुछ तिनके डाल दिए। इससे जमींदार को धीरे धीरे घूंट घूंट कर पानी पीना पड़ा। ये छोटी सी तरकीब जमींदार को ये बता देती है कि ये लड़की कितना आगे का सोचती है। कमला की इस समझदारी को देखकर जमींदार एक पल भी नहीं हिचकिचाता। वो फौरन शादी तय कर देता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि उसे कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक हीरा मिल गया है। तो भाई शादी हो गई और कमला अपने नए घर पहुंची। लेकिन उसका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि एक और चुनौती से हुआ। इस बार उसकी सास ने उसके सामने एक ऐसी पहेली रखी जिसे सुलझाना लगभग नामुमकिन सा लगता था। ये थी वो पहेली जो कमला को दी गई थी, एक ऐसी पहेली जिसमें पहले की दोनों बहुएं बुरी तरह हार चुकी थीं। अंधेरे की माँ को मारना, आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है? देखिए, यहीं पर सोच सोच का फर्क साफ हो जाता है। पहली 2 पत्नियों ने पहेली को शब्दशाह ले लिया। वो डंडा उठाकर हवा में घुमाने लगीं, जैसे अंधेरा कोई सचमुच का दुश्मन हो जिसे पीटा जा सकता है। लेकिन कमला ने लॉजिक का यानी तर्क का इस्तेमाल किया। वो समझ गई कि अंधेरे को मारने का या कहें कि खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका रोशनी है। उसने बस एक दिया जला दिया और अंधेरा खत्म, पहेली हल हो गई। यहाँ कमला का किरदार और भी ज्यादा निखर कर सामने आता है। अपनी जीत के बाद वो जश्न नहीं मनाती बल्कि खाना खाने से ही मना कर देती है, और शर्त रखती है कि जब तक उसकी दोनों जेठानियों को आजाद नहीं किया जाता वो अन्न का एक दाना भी नहीं छुएगी। उसका तर्क सीधा था, हर किसी की बुद्धि एक जैसी नहीं होती, उन्हें उनकी नासमझी की इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब कहानी एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है। पूरे राज्य में एक भयानक अकाल पड़ जाता है। कमला का परिवार भुखमरी की कगार पर आ जाता है, और ये मुश्किल उसे घर की 4 दीवारी से निकालकर एक नई और बहुत बड़ी दुनिया में धकेल देती है। देखिए तो कितनी तेजी से कमला की दुनिया बदल जाती है। अकाल से अपने परिवार को बचाने के लिए वो एक मर्द का भेष धरकर घर से निकल पड़ती है। उसे एक शाही नौकरी भी मिल जाती है, लेकिन जल्द ही उसका सामना एक खतरनाक डायन से होता है। एक बहू से वो अब एक राज्य की रक्षक बन चुकी थी। कमला उस डायन की जान बख्श देती है और बदले में उसे ये शक्तिशाली जादुई चीजें मिलती हैं। ये सिर्फ कोई इनाम नहीं थे, बल्कि ये वो औजार थे जो उसे आने वाली और भी बड़ी और भी मुश्किल चुनौतियों से लड़ने में मदद करने वाले थे। कहते हैं ना, जब किस्मत अच्छी हो तो जलने वाले भी पैदा हो जाते हैं। जैसे ही कमला की किस्मत चमकती है, कहानी में एक नया विलेन आ जाता है, राजा का मंत्री, जो कमला की तरक्की से जल भुन जाता है और उसे बर्बाद करने की साजिशें रचना शुरू कर देता है। तो वो मंत्री राजा के कान भरता है और कमला को 2 ऐसे काम सौंपता है जो जानलेवा थे। पहला, एक रात में पूरे राज्य में नदी बनाना, और दूसरा ये पता लगाना कि राजा के मरहूम माता पिता स्वर्ग में हैं या नरक में। मकसद साफ था,
कमला को फेल करवाना, ताकि राजा उसकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर सके। तो पहला नामुमकिन काम कैसे पूरा हुआ? बहुत आसानी से। कमला ने फिर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और अपनी जादुई डिबिया खोली। जो काम हजारों इंसानों के लिए नामुमकिन था, वो 2 जिन की मदद से रातों रात पूरा हो गया। मतलब उसने सिर्फ जादू का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सही समय पर सही हथियार का इस्तेमाल किया। अब हम कहानी की दूसरी और ज्यादा पेचीदा चुनौती की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ऐसी चुनौती थी जो सिर्फ जादू से नहीं, बल्कि जबरदस्त चालाकी और एक बहुत बड़े धोखे से ही जीती जा सकती थी। ये प्लान देखिए कितना कमाल का था। कमला ने अपनी ही मौत का एक नाटक रचा ताकि उसे सोचने और एक जवाबी चाल चलने का वक्त मिल जाए। उसने राजा को यकीन दिला दिया कि वो सच में परलोक जा रही है, और इस पूरे नाटक को अंजाम देने के लिए उसने 8 दिन का समय ले लिया। और यहीं पर मंत्री का घमंड ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। उसे इतना पक्का यकीन था कि कमला मर चुकी है कि वो खुद ही राजा को 8 दिन रुकने की सलाह देता है, और अनजाने में वो कमला के प्लान को कामयाब होने का पूरा मौका दे देता है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां कमला मंत्री की ही बिछाई बिसात को उसी के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। और ये था कमला का आखिरी दांव। वो 8 दिन बाद लौटकर राजा को बताती है, महाराज, आपकी माता पिता स्वर्ग में बहुत सुखी हैं, बस उन्हें अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री की सेवाओं की बहुत कमी महसूस हो रही है। अब राजा तो अपनी भावनाओं में बह गया। उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए फौरन मंत्री को परलोक भेजने का हुक्म दे दिया। मंत्री का अंत उसी के बुने हुए जाल में फंसकर होता है। कितना अजीब है ना? और इस तरह कमला की बुद्धि ने एक साजिश करने वाले मंत्री को उसी के जाल में फंसाकर हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। कमला की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? क्या वो अपनी जादुई शक्तियों के बिना जीत पाती, या फिर वो जादुई चीजें तो सिर्फ एक जरिया थीं और असली ताकत तो उसकी बुद्धि, उसकी चतुराई ही थी जिसने उसे हर मुश्किल से बाहर निकाला? ये एक ऐसा सवाल है जो ये कहानी अपने पीछे छोड़ जाती है।